आज हम समझेंगे कि हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में क्या काम करते हैं। ये एक रिसर्च की जो बात है कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कभी लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं, हमारे बड़े ध्येय क्या हैं, हम वो आज समझेंगे। और ये समझेंगे कि जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, और जिस दवाइयों पे हम काम कर रहे हैं वो दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। कुछ मैं छोटे से एग्जाम्पल लेके आया हूँ। जैसे मुझे दीदी जी ने बताया था कि कुछ स्किन के बारे में बात करेंगे, कुछ फीमेल सेंट्रिक डिजीज के बारे में बात करेंगे, उसमें दवाइयाँ कैसे काम करती हैं और किस तरीके से हमें मोड ऑफ एक्शन के तौर पे पता लगता है कि औषधियाँ कैसे काम कर रही हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड नेचुरल ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग डेवलपमेंट का मतलब दवाइयों की खोज, दवाइयों का विकास। और जहाँ बात आती है एविडेंस बेस्ड की, ये आजकल का बहुत बड़ा कीवर्ड है। मतलब कि जो भी हम चीज़ देखना चाह रहे हैं हम उसका प्रमाण चाह रहे होते हैं। जैसे कि हमें कोई बोले कि ये गिलास है, इसके अंदर पानी है और पानी मीठा है, तो वो मीठा पानी है, नमकीन, उसके लिए हमें चाहिए प्रमाण। तो क्या करते हैं, एक सिप ले लेते हैं, पी के देखते हैं अभी मीठा है या नहीं। गंगा जल का टेस्ट अच्छा है, वो हम पी के ही पता लगता है। तो वो जो प्रमाण है, ऐसा ही औषधियों के साथ होता है। तो हम औषधियों के वो प्रमाण देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में होता है, जैसे अभी कहा दीदी ने कि जो काम फार्मा इंडस्ट्री में होता है उससे बेटर हम आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में करते हैं। वही समझते हैं कि किस तरीके से दवा काम कर रही है और दवाओं के काम करने के पीछे का विज्ञान क्या है। तो आज हम वही समझेंगे। और जो आज का थीम है वो है रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। इसका शुद्ध हिंदी में, आसान हिंदी में मतलब ये है कि आगे जाने का रास्ता पीछे से शुरू होता है। तो वो भी हम समझेंगे कि ये वास्तव में हम पीछे जाके आगे क्यों जा रहे हैं, थोड़ा वो भी हमें समझ में आएगा। तो चूंकि हम रिसर्च की बात कर रहे हैं और रिसर्च के क्षेत्र में, जैसे अभी दीदी ने बताया, पूज्य आचार्य श्री को लगातार तीसरी बार दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में स्थान मिला है, जो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। तो इस बात पे बहुत जोर से ताली बजा लेते हैं। और जो ये आयुर्वेद में और योग में, मुझे लगता नहीं कि और कोई वैज्ञानिक इस लेवल के हैं कि जो काम हम रिसर्च के एंड पे कर रहे हैं कि दुनिया भर में वो पहचाना जाए। और जो थर्ड पार्टी, मतलब ऐसे लोग जो ये रिसर्च का मैनेजमेंट करते हैं, रिसर्च की एनालिसिस करते हैं, वो अपने आप ही स्वतः तरीके से आचार्य जी को उस लिस्ट में प्लेस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा काम है वो ग्लोबली एप्रिशिएट हो रहा है, ग्लोबली एक्यूरेट हो रहा है, और हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हमें बहुत जल्दी पहुँचना चाहिए। तो परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ। और जैसे मुझे पता लगा कि परम पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति बहुत जल्दी स्थूल उपस्थिति में कन्वर्ट होने वाली है, कुछ दिनों बाद वो आपसे मिलेंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रिसर्च फाउंडेशन की हम बात करें तो रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो लैब्स हैं ये 2017 में स्थापित की गई। हम बहुत, अभी समझिए, हम अभी अपनी शैशव अवस्था में हैं, अभी हम अपनी इन्फेंसी में हैं, अभी हम छोटी बेबी जैसी हालत में हैं, थोड़े से आगे आगे बढ़ रहे हैं, तरुण अवस्था में जा रहे हैं और बहुत जल्दी प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचेंगे, ऐसा हमारा मानना है। रिसर्च के फील्ड में लेबोरेटरीज की एज लगभग 20-22 साल होती है, तब कहीं जाके वो कुछ ढंग का प्रोड्यूस कर पाते हैं। हमें ये कहते हुए बहुत गौरव और हर्ष और गर्व जैसी फीलिंग आ रही है कि पिछले 4-5 साल में इस संस्थान ने उतना कुछ करके दिया है जो शायद और संस्थान पिछले 25 या 30 साल में नहीं कर पाए थे। और ये एक बड़ी वाली बात है, क्योंकि पूरा थॉट प्रोसेस सिर्फ इसी बात पे नहीं है कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, इसी बात पे नहीं है कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास विचार क्या है, ये बहुत डिपेंडेंट होता है। तो जो थॉट लीडरशिप है, मतलब विचारों के ऊपर जो सोचने वाली बात है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, वो एक विजन के साथ आती है। और वो विजन, वो विचार हमें परम पूज्य स्वामी जी से, परम श्रद्धेय आचार्य जी से डेली बेसिस पे मिलता रहता है। तो इस संदर्भ में हम साइंटिस्ट भी बहुत माला माल हैं, क्योंकि वो जो माल मिलता रहता है वहां से वो बहुत जबरदस्त है। तो उस माल के लिए एक बार ताली बजा लें। वेरी नाइस। तो ये बहुत मॉडर्न लैब्स हैं, अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स हैं। शायद दुनिया में अपने तरीके की एक ही ऐसी लैब है जहां हम काम करते हैं ऐसे विचारों पे जो बिल्कुल क्रांतिकारी वाले विचार हैं।
उनके साथ हम मर्ज करते हैं मॉडर्न साइंस को और ग्लोबली वर्कफोर्स को, जो दुनिया भर से सीख सीख के हमारे साइंटिस्ट की टीम आती है। जो जाने अब आई थिंक हमारे पास लगभग 25-30 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो यूएस से ट्रेन होकर वापस आए हैं। यूरोप वाले भी 10-15 हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर तरफ से अब साइंटिस्ट आकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो वहाँ से सीख सीख के आ रहे हैं उसको कैसे आयुर्वेद में अप्लाई करें, वो सब काम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हम लोग करते हैं। और चूंकि एक फाउंडेशन एक मिशन के साथ आगे बढ़ता है, जो हमारा ध्येय है वो ये है कि वी एम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। हम रिसर्च और इनोवेशन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के की हेल्थ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और उसको करने का तरीका क्या है, वो जो हमारा विजन है कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, वो ये है कि हमारे पास कई सदियों पुरानी, कई हजार साल पुराने आयुर्वेदिक और हर्बल इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ वहाँ यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। और उस सब को इकट्ठा करके, उस रिच हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट को इकट्ठा करके एक फनल के तौर पे, कीप के तौर पे उससे हम फिल्टर आउट करते हैं, जिसमें हमारे पास ओल्ड विजडम है, मॉडर्न प्रैक्टिस है, लार्ज स्कोप ऑफ डिलीवरी है, काम करने के कई तरीके हैं। और फाइनली हम पहुंचना चाह रहे हैं जिसको हम साइंटिफिकली वैलिडेटेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम कहते हैं। मतलब कि हम ये कहें कि आयुर्वेद एक अच्छा मेडिसिनल सिस्टम है और हम ये मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर हमारे अलावा भारतवर्ष के बाहर ये लोग कितना मानते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो अगर हम पहुंचते हैं जहाँ की यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा हो, मतलब आयुर्वेद को लोग भारत के बाहर भी उसी तरीके से माने जैसे हम मानते हैं और इसे अच्छा मेडिसिन सिस्टम माने, ये हमारा ध्येय है, ये हमारा गोल है और यही हमारी वहाँ पहुँचने की एक फाइनल जिद है जहाँ हम पहुँच के मानेंगे। तो इसके लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक जो ट्राइंगल है जहाँ आप देख रहे हैं, हमने इनिशिएशन के साथ शुरू किया, ट्रांजिशन किया और अभी आज हम एक्चुअलाइज कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं, जहाँ हमारे पास एनर्जाइज वर्कफोर्स हैं, इग्नाइटेड थॉट्स हैं और एक क्वालिटी डिलीवरी है। मतलब जो भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छे वाले क्वालिटी का, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे टाइम के साथ कर रहे हैं। और जो हमारा एम है पूरा संस्था के, जो एक बड़ा एम है कि हम एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा की तरफ जाएं, जहां पूरी दुनिया आयुर्वेद को एक अच्छे मेडिसिनल सिस्टम के तौर पर पहचाने। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो रिसर्च के भी अपने प्रोटोकॉल हैं, उसकी भी एक तरीके हैं। जैसे आप लोग घर में जब खाना बनाते हो तो एक तरीका है कि चावल कैसे उबालने हैं। जब मैं शुरू में सीख रहा था तो मैंने सीधे ही चावल भगोने में डाल दिए थे और बाद में सोच रहा कि कुछ होगा, पर हुआ नहीं, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि पहले आप पानी उबालोगे फिर उसमें चावल डालोगे। तो जैसा प्रोटोकॉल खाना बनाने का है, वैसा ही प्रोटोकॉल रिसर्च का है। तो रिसर्च के जो प्रोटोकॉल्स हैं और रिसर्च के जो काम करने के तरीके हैं, उनको हम एक्रेडिशंस कहते हैं। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमें कितने सारे एक्रेडिशंस मिले हुए हैं, कितने सारे हमारी रिसर्च स्ट्रेंथ हैं, जो दुनिया भर के काम करने के तरीके हैं, वैज्ञानिक जितने भी तरीके हैं, वो सब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हैं। चाहे वो NABL एक्रेडिशंस हो जो ये बताते हैं कि हमारी टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, चाहे वो हमारे एनिमल हाउस हो, चाहे वो हमारे एथिकल कमेटीज़ हों जो क्लिनिकल ट्रायल को रन करते हैं। तो जो भी, ये थोड़ा सा जार्गन ज़्यादा है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज ज़्यादा है, पर इसका मतलब सिर्फ इतना सा ये है कि जो काम करने का तरीका पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल है, वो तरीका या तो हम पतंजलि में मीट करते हैं या हम उसे बीट करते हैं। मतलब जो चाहिए उससे एक लेवल और आगे तक जाते हैं। तो वो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की कि हम क्या क्या काम करते हैं। ये फाउंडेशन काफ़ी डाइवर्स है, इसमें योगा रिसर्च से लेके हर्बल ड्रग रिसर्च से लेके ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, पेंटिंग्स एंड हर्बेरियम, लगभग सब कुछ है। आपने बहन बेत्रिया जी को आज सुबह सुना, उन्होंने आपको हर्बल रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा। आज मैं बात करूंगा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की। आप योगा रिसर्च के बारे में भी सुनेंगे, एंशियंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानेंगे और पेंटिंग और हर्बेरियम के बारे में आई एम श्योर आपको बहन बेत्रिया जी ने बताया होगा। तो ये 5 बड़े बड़े हमारे सेगमेंट हैं हम जिस पे काम करते हैं। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में हम जो काम करते हैं वो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और हमें इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए गाइडेंस, जो अभी हम बात कर रहे थे माला माल होने की प्रक्रिया, वो आचार्य जी से मिलती रहती है। और आप देखेंगे कुछ काम करते हैं हम सेल्स के ऊपर, जहाँ हमारे ह्यूमन स्किन सेल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन किडनी है, लगभग हर एक सेल पे हम काम करते हैं। आप लोगों की साइंटिफिक बैकग्राउंड कितनी है? रेज ऑफ हैंड, कितने लोगों को साइंस अच्छे अच्छे से आता है? बहुत बढ़िया, काफी लोगों को आता है, ताली बजा लेते हैं फिर, वेरी नाइस। तो जिनको साइंस की बैकग्राउंड है वो तो बात समझते हैं, और जो साइंस को हल्का हल्का समझते हैं वो है कि हमारे जीवन की
जो बेसिक यूनिट है, जो एक प्राइमरी इकाई है, वो है सेल, कोशिका। ये तो सब लोग समझते हैं ना। हम सब लोग सेल से मिलके बने हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में हैं। तो जो सेल है वो एक इकाई है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। तो जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, आप एक सेलुलर लेवल पे करना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि एक सेल के लेवल पे कौन सी बीमारी किस तरीके से इंड्यूस हो रही है, कैसे हम उस बीमारी को दवाइयों से या प्रोसेस से ठीक कर सकते हैं। अगर हम ये वाले एक्सपेरिमेंट करें, उन सबको हम इन विट्रो बायोलॉजी कहते हैं। मतलब कि सेल बायोलॉजी का एक हिस्सा जहां हम सेल्स के ऊपर काम करते हैं, जो आप स्क्रीन पर यहां देख रहे हैं। इन विवो बायोलॉजी वो हिस्सा है जहां हम एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं, जहां आप एनिमल मॉडल डेवलप करते हो, डिजीज को अलग अलग तरीके से इंड्यूस करते हो और देखते हो कि कैसे एक पूरे सिस्टम में सेल से बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़े ऑर्गन, ऑर्गन से बड़े ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक शरीर। तो एक पूरे शरीर में, एक समूचे शरीर में बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे आप दवाइयों से उसे ठीक कर सकते हो। और फिर हम आते हैं हर्बल केमिस्ट्री पे, क्योंकि हमारी सब दवाइयाँ जितनी हैं वो सब या तो प्लांट बेस्ड हैं या फिर मिनरल बेस्ड हैं। तो उनके अंदर कौन कौन से घटक हैं, नेचर ने क्या क्या उनके अंदर पैक किया हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो दवाई के तौर पर अच्छा काम कर सकते हैं, कौन कौन से खराब भी हो सकते हैं, तो वो डिटेल एनालिसिस हर्बल केमिस्ट्री में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी देखती है कि कितने इन्फेक्टिव एजेंट्स हमारे पास हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो। अभी 4-5 साल पहले हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त तूफान आया था कोविड का, तो वो भी माइक्रोबायोलॉजी में हम उसको स्टडी करते हैं। और लास्ट में करते हैं क्लिनिकल रिसर्च, मतलब कि जो रोगी हैं जिनको दवा दी जा रही है उनके रेस्पॉन्स कैसे हैं दवाओं के प्रति, वो एक अलग साइंस है और क्लिनिकल रिसर्च का काम वहाँ किया जाता है। इसको हम देखें कि ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, किस किस चीज़ की हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये कुछ आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। कुछ टॉयज़ हैं हमारे लिए, कुछ खिलौने हैं हम जिनके साथ काफ़ी साइंटिस्ट खेलते रहते हैं कि किस तरीके का काम करें, क्या करें। तो कुछ खिलौनों की फ़ोटो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब जो अगली स्लाइड है वो आपको शायद थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी कि हमारे पास जो लैब्स में एनिमल मॉडल है कि हम किस किस एनिमल पे काम करते हैं। तो ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये जहाँ मेरा भी कर्सर है, इसको हम सी एलिगेंस कहते हैं। एक तरीके से केंचुए जैसी स्ट्रक्चर है, केंचुए का ही छोटा भाई समझिए, चचेरा भाई समझिए, जो मिट्टी में रहता है और काटता नहीं है, बहुत छोटा होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, ट्रांसपेरेंट है, और इसके साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आजकल हम बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं जो हम सी एलिगेंस में करते हैं। आज मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा सी एलिगेंस के बारे में। दूसरा हम काम करते हैं जीब्रा फिश के ऊपर। जीब्रा फिश जैसा आप देख पा रहे हो, एक जीब्रा की तरह ही फिश है। इसके ऊपर जो स्ट्राइप हैं वो जीब्रा की तरह ही हैं, और ये बहुत छोटी फिश है, लगभग इतनी बड़ी होती है जितना हाथ के आपके दो पोरे हैं, लगभग 1.5 इंच या 2 इंच के लगभग। और ये भी एक अच्छा एनिमल मॉडल है जहाँ हम काम करते हैं। हम काम करते हैं माइस पर। माइस को हिंदी में शायद चूहिया कहते हैं, और रैट पे, जिसको हिंदी में शायद चूहा कहते हैं। चूहा और चूहिया साइंटिफिकली सेम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो छोटा चूहा है वो चूहिया होगी, नहीं नहीं, बायोलॉजिकली दोनों अलग अलग एनिमल्स हैं। वो गोरे भी होते हैं और काले भी होते हैं और भूरे भी होते हैं। इंसानों में जैसे कितने सारे रंग हैं ना, ऐसे ही उनमें पाए जाते हैं। लगभग 8 या 9 अलग टाइप के स्ट्रेन्स हैं हम जिन पे काम करते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये माइस हैं, यहाँ रैट्स हैं, और इसके बगल में ये बहुत क्यूट से सज्जन बैठे हैं जो वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं, हमने ना कह करने के लिए थोड़ा सा मजबूर किया है। ये हैमस्टर्स हैं, इसको हम चाइनीज हैमस्टर्स कहते हैं। और ये जो हैमस्टर हैं ये समझिए गिलहरी के थोड़े बड़े भाई हैं, और इनके अंदर भी काफ़ी ऐसे रिसर्च हैं जो बहुत अच्छे से होते हैं। जो फीमेल डिजीज़ हैं स्पेसिफिकली, जो अफेक्ट होती हैं हार्मोन्स की वजह से, उसके लिए चाइनीज़ हैमस्टर्स बड़ा अच्छे मॉडल हैं। ये भी हमारे लैब में उपलब्ध हैं। बगल में आप देख रहे हैं गिनी पिग। आपने गिनी पिग के बारे में सुना होगा, लोग बोलते हैं कि हम आप गिनी पिग बना रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। तो गिनी पिग देखने में ऐसे होते हैं, ये चूहों से थोड़े बड़े होते हैं और इनकी पूंछ नहीं होती है, और ये बहुत डरपोक होते हैं। मतलब इनके पास में जाके आप जोर से ताली बजाओ तो शायद इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, रियली रियली। और आप ऐसे गलती से छोड़ दो, गलती से, तो ये सीधे प्रभु धाम पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। इनके आसपास के जो सराउंडिंग है वो बहुत साफ सुथरे और क्लीन रहते हैं, पर बहुत कंफर्टेबल एनिमल्स हैं और बहुत सारी रिसर्च में हमारी हेल्प करते हैं।
और लास्ट में जो आप देख रहे हैं, जो भाई साहब भोजन में लगे हुए हैं, ये रैबिट को आप सब लोग पहचानते ही हो। इनके ऊपर हम काफ़ी रिसर्च करते हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट या स्किन सेंसिटाइजेशन टेस्ट हम रैबिट्स के ऊपर करते हैं। ये सब रिसर्च हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की लेबोरेटरी में करते हैं। हमारे एनिमल हाउस में सब एनिमल्स उपलब्ध हैं। आप लोग चाहेंगे तो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि पिछली बार ऐसे रिक्वेस्ट आए थे, पर एथिकल कंसर्न्स की वजह से हम एनिमल्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते, इसलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके अलावा हम काम करते हैं डॉग्स के ऊपर, हम काम करते हैं मंकीज के ऊपर। वो काम हम बाहर की लैब में करते हैं। डॉग्स के काम हम हैदराबाद में करते हैं और मंकीज के एक्सपेरिमेंट हम चाइना में करते हैं। तो वो भी रिसर्च है जो भी आजकल चल रही है और बहुत जल्दी आपको बहुत सारा डेटा हम देंगे कि मंकीज के ऊपर ड्रग का इफेक्ट कैसा है, डॉग्स के ऊपर कैसा इफेक्ट है। पर अभी अभी जो हम आज देख रहे हैं वो इन्हीं एनिमल्स के ऊपर देखेंगे। अब यह है कि हम दवाइयों के ऊपर काम करते हैं, तो काम करने का तरीका क्या है, आचार्य जी आपको बताएंगे। और वो हमसे हमेशा कहते हैं कि लगभग 1000 दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं जो सिंगल प्लांट से आती हैं, और 1000 दवाइयाँ ऐसी हैं जो फॉर्मुलेशन में हैं, जिसमें एक से ज़्यादा दवाइयाँ आपने ऐड की हुई हैं। तो लगभग 2000 मोटी मोटी दवाइयाँ हैं जो अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो उन पर काम करने के तरीके बहुत हैं। या तो ये है कि एक दवाई पकड़ें और देखें वो कौन कौन सी बीमारी में काम कर सकती है, उसको फिर हम बोलेंगे ड्रग डिपेंडेंट अप्रोच, कि हम पहले एक दवाई पकड़ें फिर देखें काम कैसे करेंगे। दूसरा तरीका है कि हम एक बीमारी पकड़ लेते हैं, कि एक बीमारी पकड़ी जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, और देखें डायबिटीज़ में कौन कौन सी दवाइयाँ काम कर सकती हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इसी तरीके से काम करते हैं कि हम डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 5 बड़े बड़े बकेट्स हैं: इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैंसर, न्यूरोसाइंस एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इन बड़े ब्रैकेट के अंदर और काफ़ी सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन के अंदर आप देखेंगे अर्थराइटिस है, सोरियासिस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, आईवीडीज हैं। ये सब सूजन की बीमारी हैं जो पूज्य स्वामी जी रोज बताते हैं कि सूजन, इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का एक रूट कॉज है। वो सब बीमारियां यहाँ पे आराम से आप उन्हें बिन कर पाते हो। मेटाबॉलिक डिजीज में डायबिटीज़ है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना है, उनको आप यहाँ बिन कर पाते हो। कैंसर में लगभग 8 अलग टाइप के कैंसर हैं हम जिस पे काम करते हैं: ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, वो सब यहाँ आ जाते हैं। और न्यूरो साइंस में हमारा लर्निंग एंड मेमोरी, आपको कितना याद रहेगा कि आप यहाँ से गए हो जब इतना कुछ सीख के, वो आपके लर्निंग एंड मेमोरी पे डिपेंडेंट होता है। तो ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है, ब्रेन कैसे हमारे शरीर के और अंगों को बता रहा है कि हमें ये काम करना है। जैसे आपको अभी आपने सुना, मैं आपको बोलूंगा आप लोग कृपया ताली बजाइए, बजाइए, तो ये आपके ब्रेन तक पहुंचा ना पहुंचा। तो ब्रेन ने सुना, हाथों को बताया और हाथों ने इतनी अच्छी आवाज निकाली, आवाज देख के आप सबको अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, सब स्माइल दे रहे हैं। ये सब काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है वो सुप्रीम है, शायद उससे अच्छा ऑर्गन हमारे पास है नहीं। ये बात अगर हार्ट सुन ले तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए उसको ये बात नहीं बताएंगे, पर हार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 5 बड़े बड़े ऑर्गन हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। इन वाइटल ऑर्गन्स की जो डिजीज हैं वो ऐसी हैं कि अगर होती हुई दिख रहे हैं तो जितना जल्दी पकड़ लेते हैं उतना जल्दी हम ठीक कर लेते हैं। तो एक तो हो गया हार्ट, एक हो गया ब्रेन, तीसरा लीवर, और चौथा लंग्स, देयर वी गो, पांचवा किडनी। अरे सब लोग आप एजुकेटेड हो, वेरी नाइस। देखो एक बार ताली बजाते हैं फिर उसके लिए ना। हाँ जी, सबको पता था ना। ये मैं जब कभी कभी मेडिकल स्टूडेंट्स की लेता हूँ क्लास, जब वो मूड में होते हैं और मैं मूड में होता हूँ, और हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लगभग 10% केस में ऐसा होता है कि वाइटल ऑर्गन्स वो बता पाएं। बाकी लोग पूरे 5 वाइटल ऑर्गन बता ही नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान है बहन जी, आपने सबकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी करा रखी है, सबको वाइटल ऑर्गन्स पता है, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो इन वाइटल ऑर्गन्स में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो उनकी वजह से जो दिक्कत है उनको हैंडल करना उतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम फटाफट पहुंच रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस पे काम कर रहे हैं। तो जितने भी हम काम करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ क्या है कि रिसर्च के बारे में एक बात कही जाती है कि आपकी रिसर्च जब तक कंप्लीट नहीं है, जब तक आप उसका एक रिसर्च पेपर कहीं अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं कर देते। मतलब कि आपने जो काम किया
आपके काम की सराहना और लोग भी करें। कब करेंगे? जब आप अपना पेपर पब्लिश करोगे। पब्लिकेशन के लिए जो और साइंटिस्ट हैं वो पढ़ते हैं और बताते हैं इसमें कौन सी अच्छाई है, कौन सी खराब है, कौन कौन सी जगह इसको पब्लिश किया जा सकता है। तो नो रिसर्च इज कंप्लीट अंटिल इट्स पब्लिश्ड। सो विद दिस थीम हम इस पे काम करते हैं और लगभग हर एक एरिया में हमने बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशन किए हुए हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कैंसर के ऊपर है, ये डिटेल हर्बल केमिस्ट्री के ऊपर है, ये क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर है, ये इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर है, कोविड भी इसी में आता है, और ये इन्फ्लेमेशन सूजन के ऊपर है। टोटल करके हम देखें तो लगभग पिछले 5 साल में, 4.5 साल में 105 बड़े बड़े रिसर्च पेपर बड़े बड़े जर्नल्स में अभी इस टीम ने पब्लिश किए हैं। और अगर आप देखें समग्र तौर पे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के लगभग 500 रिसर्च पेपर हैं। 5000 रिसर्च थीम का इस्तेमाल करके, 5000 रिसर्च प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके लगभग 500 रिसर्च पेपर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पिछले कई वर्षों में पब्लिश किए हैं। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के तौर पर इतना अच्छा रिसर्च आउटपुट आ पाना एक बहुत ही काबिल फख्र बात है कि हम इतना अच्छा काम इतने बड़े लेवल तक कर पाते हैं। अब सिर्फ पब्लिकेशन की बात नहीं होती। जैसे कि आपसे बात करें कि आपके पास एक न्यूज़ है जो आप पढ़ना चाह रहे हो और वो न्यूज़ पब्लिश हुई है एक न्यूज़पेपर, इसका नाम है फॉर एग्जांपल प्रधान टाइम्स, और एक है नव भारत टाइम्स। तो कौन से न्यूज़पेपर की खबर आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी? नव भारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा पेपर है, वो ज़्यादा एक्रेडिटेड है। ऐसा ही रिसर्च फील्ड में होता है। बहुत सारे जर्नल है दुनिया में, लगभग 25-30 हजार जर्नल्स होंगे। जर्नल्स मतलब ऐसी पत्रिकाएं जहां रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। तो जैसे न्यूज़पेपर में आपके ग्रेडेशंस हैं, ऐसा ही जर्नल्स में भी ग्रेडेशंस हैं, उनकी क्वालिटी के पैरामीटर हैं। उन क्वालिटी पैरामीटर को हम इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर उतना अच्छा जर्नल। तो अगर आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में देखें, अब तक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के शुरू होने से पहले अगर कोई साइंटिस्ट एक पेपर छाप लेते थे 2 साल में, एक पेपर जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो आधा या पौना, तो वो कई कई सालों तक कॉलर ऊंचे करके घूमते थे। ऐसा था। अब आप देखेंगे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो आउटपुट हैं वो लगभग हर एक पेपर 4 से ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में जाता है और टोटल इम्पैक्ट फैक्टर 500 से ज्यादा है। जो एक बड़ी वाली बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ क्वालिटी की बात भी कर रहे हो कि जो साइंस है वो उस लेवल की है जिसे दुनिया अच्छे तरीके से एक्सेप्ट और रिसेप्ट कर रही है। तो वापस आते हैं कि भाई आगे बढ़ने का रास्ता पीछे से कहां शुरू होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अब आपको मैं थोड़ा ये समझाता हूं कि साइंटिफिक वर्ड में फार्मा इंडस्ट्री में दवाइयां कैसे खोजी जाती हैं। ये थोड़ा सीरियस मैटर है। एक नई अंग्रेजी दवा बनाने के लिए लगभग 10 साल लगते हैं और कम से कम $10 बिलियन खर्च होते हैं, और फिर भी गारंटी नहीं होती कि वो दवा सक्सेसफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि हम हर बार एक नया मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके हम ऐसा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं जो आज तक नहीं बना हुआ है। उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, हमें कुछ नहीं पता होता। इसलिए हम बिल्कुल डार्क जा रहे होते हैं और रिस्क का फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो क्या हो गया, हम एक दवा बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे टेस्ट कर रहे हैं माइस में और बाद में लेके जा रहे हैं मैन में। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल टू माइस टू मैन। ये कन्वेंशनल पाथ है ड्रग डिस्कवरी का, जिसमें अपने चैलेंजेस हैं, जिसमें 10 साल और $10 बिलियन और नो चांसेस ऑफ सक्सेस। ये फार्मा इंडस्ट्री का पाथ रहा है, इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री के अपने प्रॉब्लम्स रहे हैं। इससे बेटर तरीका क्या है? इससे बेटर तरीका है रिवर्स पाथ, जो आयुर्वेद के थ्रू जाता है। अब हमें ये पता है हमारे दादा नानी और उनसे उनके भी दादा नानी और उनकी भी दादा नानी तुलसी का इस्तेमाल करते रहे। हर चीज का जो घर में मसाला है उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर चुके हैं, गिलोय का इस्तेमाल कर चुके हैं। गिलोय खाएंगे तो बुखार कम हो जाएगा, हल्दी खाएंगे तो ये दिक्कत कम हो जाएगी, सूजन है तो ये खाओ, ये खाओ, वो खाओ। वो सब नुस्खे हमारे पास हैं, हमें पता है कि वो दवाइयां काम करती हैं। सही बात। तो हमें पता है कि हमारे पास एक एफिकेसी है, दवा का एक अच्छा इफेक्ट है, और ये भी पता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस इंफॉर्मेशन को अगर लें, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो मैन के साथ ऑलरेडी है,
आपके केस में विमेन के साथ ऑलरेडी है। मैं खाली एम और एम मैच करने के लिए यहाँ लिख दिया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए ज़्यादा है, पुरुषों के लिए कम है। तो अगर आप ये देखें कि जो डेटा हमारे पास मैन के लिए है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको हम अगर एनिमल मॉडल में प्रूव करें, माइस तक जाएं और मॉलिक्यूल तक जाके ये बता पाएं कि ये दवा इस मॉलिक्यूल की वजह से, इस कारणकारी सिद्धांत की वजह से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है, तो वो जो काम जो 10 साल में और 10 बिलियन डॉलर में हो रहा है, वो हम 2 साल में और कुछ करोड़ रुपए में ही कर पाएंगे। यही वो पाथ है जिसको हम बात कर रहे हैं कि रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। पीछे जाना ही आगे जाने की तैयारी है। आपने कभी शेर को छलांग लगाते देखा है? नहीं देखा ना, अच्छी बात है। वीडियो में देखा होगा ना, सामने सामने देखना तो अच्छी चीज नहीं, क्या पता आप कोई छलांग लगा रहा हो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी शेर, चीता, टाइगर छलांग लगाते हैं तो वो अपने 2 पैर आगे रखते हैं और पूरे शरीर को पीछे खींचते हैं। तो ये जो रिवर्स इज अ वे फॉरवर्ड है ना, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है। हाई जंप में भी ऐसे ही करते हैं डॉक्टर साहब, हाई जंप लगाना होता है, भी होता ऐसे करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम अपने को पीछे करते हैं पुल अप और पूरा शरीर तेजी से आगे जाता है। तो आयुर्वेद भी आज के टाइम पे वही शरीर पीछे खींच रहा है। आने वाले 2 साल में बहुत लंबी छलांग में जाएंगे हम लोग। पर जाएंगे कैसे? ये तरीका है। ये मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड है। वो यूं क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है जो नियर इम्पॉसिबल है। अगर आप इसे देखो ना, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, जैसे जैसे आप फोकस करोगे आप लगते हो अरे भाई पहुंच के फिर दोबारा वहीं से शुरू हो गए। तो यही एक ऑप्टिकल इमेजिंग है जो मुझे बड़ा पसंद है, जो बताती है कि हम किस तरीके से गोल्डन ट्रायंगल अप्रोच ऑफ ड्रग डिस्कवरी को कर सकते हैं, जहां हम आयुर्वेद की ट्रेडिशनल विजडम को ज्वाइन करें मॉडर्न साइंसेस के साथ। मॉडर्न साइंसेस मतलब नई टेक्नोलॉजी, इसका मतलब एलोपैथी नहीं, इसका मतलब नई टेक्नोलॉजी। जैसे आपके हाथ में आज मोबाइल फोन है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। एक्सरे एक नई टेक्नोलॉजी है, एमआरआई और नई टेक्नोलॉजी है, सीटी एमआरआई और नई टेक्नोलॉजी है। तो वो जो विज्ञान का विकास हुआ है उसको हम आयुर्वेद से जोड़ के आगे चले, जो शायद पिछले 200 साल में हम करना भूल गए थे, वो हम आज करना शुरू करें और मॉडर्न मेडिसिन जो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके साथ मर्ज करें, तो एक अच्छा ट्रायंगल बनेगा। और वो जो गोल्डन ट्रायंगल है वो उस मच नीडेड बैलेंस को स्ट्राइक करेगा, जिससे हम आयुर्वेद को वहां पहुंचा पाएंगे जहां उसको होना चाहिए। और पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका उतनी जोर से बजेगा जितनी जोर से आप लोग ताली बजाने वाले हो। ये क्या बजा, बढ़िया बजा रहे ना, नाइस।